तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इतिहास पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर यूपीएससी 2026 के लिए। देखिए जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों की मुख्य मांगे थीं। पहला कथन है एकीकृत न्यायपालिका और कार्यपालिका। दूसरा है कि सेना पर होने वाले खर्च में कमी। तीसरा है कि नमक कर और चीनी शुल्क का उन्मूलन। चौथा है कि भू राजस्व में कमी और किसानों को अन्यायपूर्ण जमींदारों से संरक्षण प्रदान करना। बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं। अब ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरमपंथी दल के जो नेता थे, उनके मांग की अगर हम बात करें तो उनकी मुख्य मांग ये थी पहले कि जो विधान परिषद है उसमें विस्तार और सुधार किया जाए। साथ ही साथ इंग्लैंड और भारत में एक साथ आईसीएस परीक्षा आयोजित करने से किया जाए ताकि जो भारतीय हैं उनको उच्च पद मिल सके। इसके अलावा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए और जो स्थानीय निकाय हैं उन्हें अधिक शक्तियां प्रदान की जाए। इसके अलावा भू राजस्व में कमी की जाए और किसानों को अन्यायपूर्ण जमींदारों से संरक्षण प्रदान किया जाए। नमक कर और चीनी शुल्क का उन्मूलन किया जाए। सेना पर होने वाले खर्च में कटौती की जाए और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तो यहाँ पे जो पहला कथन है वो गलत है, क्योंकि एकीकृत न्यायपालिका और कार्यपालिका का मांग नहीं था, बल्कि ये था कि जो कार्यपालिका है उसे न्यायपालिका को अलग किया जाए, ये इनका मांग था। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा सही है, इसलिए सही विकल्प सी हो जाएगा केवल 3। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत के आधुनिक इतिहास में साबरमती आश्रम का क्या महत्व है। इसमें पहला कथन है कि यह महात्मा गांधी का अंतिम निवास स्थान था। दूसरा है कि इस आश्रम से 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तीसरा कथन है कि इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। अब बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन गलत हैं। आपको गलत कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कि यह महात्मा गांधी का अंतिम निवास स्थान था, तो यह गलत है, क्योंकि जो महात्मा गांधी का अंतिम निवास स्थान था वह सेवाग्राम था, सेवाग्राम कुटिया, जिसे कि गांधी जी ने 1946 में सेवाग्राम कुटिया से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, फिर नोआखली चले गए, है ना। हालांकि सेवाग्राम के बाद में लौटे नहीं। 1948 में इनका फिर इनकी हत्या कर दी गई 1948 में। तो इनका जो अंतिम निवास स्थान था वो सेवाग्राम कुटिया था, बल्कि साबरमती आश्रम नहीं था। तो पहला कथन जो है गलत है। दूसरे कथन की बात करें कि इस आश्रम से 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, तो सही है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से ही दांडी मार्च का नेतृत्व किया था, जिसे हम नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और भारत सरकार के द्वारा ये जो आश्रम है साबरमती आश्रम, इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। और साबरमती आश्रम, जिसे हरिजन या सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, यह 1917 से 1930 तक महात्मा गांधी का निवास स्थान था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य केंद्रों में से एक के रूप में काम करता था। तो यहाँ पे जो पहला कथन है वो गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए सही विकल्प ए हो जाएगा केवल 1। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रस्ताव वेवेल योजना के अंतर्गत आते थे। पहला, कार्यपालिका परिषद का भारतीयकरण। दूसरा, कार्यकारी परिषद में जाति और धर्म आधारित किसी भी प्रकार के कोटे को समाप्त करना। तीसरा, राज्यपाल या जनरल को मंत्रियों की सलाह पर अपने वीटो का प्रयोग करने का अधिकार था। बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो वेवेल योजना की अगर हम बात करें तो वेवेल योजना जिसे कि 1945 में लाया गया था, यह भारतीय स्वशासन के लिए एक ब्रिटिश प्रस्ताव था, जिसका उद्देश्य था जो इसके सभी सदस्य हैं, मतलब भारतीय सदस्यों वाली एक अंतरिम सरकार का गठन करना, मतलब वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर।
इसका गठन करना और कार्यकारी परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व की गारंटी देना। इसके बाद फिर शिमला सम्मेलन हुआ, हालांकि जो मुस्लिम लीग के मांग की वजह से विफल रहा था। तो इसका जो पहला कथन है कि कार्यपालिका परिषद का भारतीयकरण ये सत्य है। दूसरा कि कार्यकारी परिषद में जाति और धर्म आधारित किसी भी प्रकार के कोटे को समाप्त करना ये सही नहीं है। तीसरा कथन कि राज्यपाल या जनरल को मंत्रियों की सलाह पर अपने वीटो के प्रयोग करने का अधिकार था, ये सत्य है। तो यहाँ पे बताना था हमें कि कितने सही हैं, तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा। केवल 2 कथन सही हैं, पहले और तीसरे। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 है कि रानी गैडिनलिऊ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि गैडिनलिऊ एक नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्हें पहाड़ों की बेटी कहा जाता है। तीसरा कथन है कि वह हेराका आंदोलन से जुड़ी हुई थी जो नागों के पैतृक धर्म पर आधारित था। अब बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। तो ये जो गैडिनलिऊ की अगर है, तो जो गैडिनलिऊ हैं इनकी बात करें तो 26 जनवरी 1915 को इनका जन्म हुआ था। 17 फरवरी 1993 को इनका देहांत हुआ। एक नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थे। इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और जब इनकी उम्र 13 वर्ष हुई तो ये स्वतंत्रता सेनानी और धार्मिक नेता हाइपो जादोनांग से जुड़ गई और उनके सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन में उनकी सहयोगी बन गई। और जादोनांग जो कि खुद भी एक रोंगमई थे, इन्होंने पैतृक नाग धर्म पर आधारित हेराका आंदोलन शुरू किया और एक स्वतंत्र नागराज या नागा राज की कल्पना की, नागालैंड की। तो जो रानी गैडिनलिऊ है, इनका जादोनांग के साथ जुड़ाव ने उन्हें अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार किया और जब जादोनांग को फांसी दे दी गई तो उसके बाद इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और यह आंदोलन धीरे धीरे धार्मिक से राजनीतिक रूप ले लिया और रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक गंभीर विद्रोह शुरू किया और अंततः इसके परिणाम स्वरूप उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 14 साल बाद 1947 में उनको रिहा किया गया था और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हुए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उन्हें पहाड़ों की बेटी कहा गया और रानी की उपाधि दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों कथन सही हैं, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। ठीक, डी कोई नहीं। अगला 5वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथन है कि उन्होंने और उनके पति ने यह माना कि शिक्षा उन केंद्रीय स्तंभों में से एक है जिनके माध्यम से महिलाएं और पिछड़े वर्ग सशक्त हो सकते हैं। तीसरा कि वह सत्यशोधक समाज से जुड़ी थी। बताना है कि यह कथन जो है किनको संदर्भित करता है, सरोजनी नायडू, कादम्बिनी गांगुली, उषा मेहता या सावित्रीबाई फुले। तो यहाँ सही विकल्प डी हो जाएगा कि सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में यह सभी कही गई हैं। तो भारत की पहली आधुनिक नारीवादियों में से एक मानी जाने वाली समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और उनकी उपलब्धि यह है कि उन्हें विशेष रूप से भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में महिलाओं और अछूतों के उत्थान के लिए काम किया। इनका जो जन्म है महाराष्ट्र के नाईगांव में हुआ था और जब ये 9 वर्ष की थी तो इनका विवाह जो है सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक सुधारक ज्योतिराव फुले से हुआ था। विवाह के बाद इन्होंने अपने पति के सहयोग से पढ़ना लिखना सीखा और अंततः दोनों ही ने मिलकर 1848 में पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय, जिसका नाम भिडेवाड़ा था, स्थापित किया। इससे पहले इन्होंने 1847 में ज्योतिराव की चचेरी बहन सगनबाई के साथ मिलकर महाड़वाड़ा में एक विद्यालय शुरू किया था। और
फुले परिवार के द्वारा 1854 से 1855 के बीच भारत में साक्षरता मिशन को भी शुरू किया गया था और इन्हीं के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। ठीक है, तो मतलब सत्यशोधक समाज में ऐसा था कि ये सत्यशोधक विवाह की प्रथा भी शुरू करना चाहते थे जिसमें दहेज नहीं लिया जाए या नहीं लिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों कथन है ये सावित्रीबाई फुले की ओर इंगित करता है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। और 14 जनवरी को यूपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन आ रहा है और मई में एग्ज़ाम है 24 मई को, तो जुट जाएं बढ़िया से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।